सहरिश बहू। फातिमा ने जुलेखा के घर में कदम रखते ही इसकी बहू को पुकारा और सीधी बावर्ची खाने की तरफ चली गई। सहरिश आम तौर पर इससे यही मिलती थी, मगर आज वहाँ जुलेखा थी। वो अपने लिए खाना निकाल रही थी। फातिमा और जुलेखा कजन्स थी और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। जुलेखा इसे देखकर खुश हो गई। आओ आओ, सहरिश बाथरूम में है। वो हंडिया पकाकर नहाने चली गई। बोलो क्या बात है? जुलेखा ने देखा फातिमा का चेहरा बुझा हुआ है और इसके हाथ में आटे की परात थी। फ्रिज खराब हो गया है क्या? जुलेखा ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं नहीं, फ्रिज खराब नहीं हुआ, मेरी किस्मत खराब हो गई है जो मैंने अपने इकलौते लाडले बेटे हारून की शादी अपनी भतीजी नूर से कर दी। वो मैम जोना अच्छी थी, अगर वो मेरी बहू होती तो शायद आज मुझे सहरिश बहू से रोटी बनवाने यहाँ न आना पड़ता। फातिमा ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया और स्टूल पर बैठ गई। ओहो, आटा लाने की क्या ज़रूरत थी, ये तुम्हारा अपना घर है। जुलेखा ने अपनायर से इसका हाथ थामकर तसल्ली दी। बस जुलेखा बहन, इस नूर ने तो मेरी मत मार दी है। मुझे गुस्से में अंदाज़ा ही ना हुआ और ये आटे की परात ही उठा लाई। इसने शर्मिंदा होकर बात बनाई। अच्छा, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बात है? जुलेखा ने फिक्रमंदी से पूछा। फातिमा कांपती आवाज़ में बोली, मुझे जोना मैम की बददुआ लग गई है। नूर मेरी भतीजी अब पहले जैसी नहीं रही। शादी से पहले तो मेरे घर का सारा काम कर जाती थी, अब जब से बहू बनी है किसी काम को हाथ नहीं लगाती और शिकायत करो तो जुबान चलाती है। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैंने जोना मैम को अपने हारून से जुदा किया, इसका दिल तोड़ा। बदले में तू मुझे दुख दे रहा है। फातिमा ने हाथ जोड़कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। अरे पगली, तुम्हें किसी की बददुआ नहीं लगी। नूर अभी बच्ची है, वक्त के साथ साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा। सहरिश ने दाल और कद्दू बनाए हैं, खाना खा लो फिर बातें करते हैं। जुलेखा ने इसके लिए भी खाना निकाला और फिर इसके सामने रखी छोटी टेबल पर रख दिया। मेरी तो भूख इस नूर की बच्ची ने उड़ा दी। खुद बाजार को निकल गई। मैंने हंडिया का पूछा तो बदले में जवाब दिया, कल का सालन फ्रिज में पड़ा है, आज इसी से गुजारा कर ले। फातिमा ने अपनी बहू की नकल करते हुए कहा। बस बच्ची है, माफ़ कर दो, इसे थोड़ा वक्त दो, सब बेहतर हो जाएगा। तुम खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। जुलेखा ने निवाला चबाते चबाते इसे तसल्ली दी। फातिमा ने खाना शुरू किया और फिर बोली, आज तो मेरा दिल कर रहा है दारुल अमान चली जाऊं। रोज़ बहू के हाथों जलील तो नहीं होना पड़ेगा। कल दवाई के पैसे मांगे तो बोली, अब बुढ़ापे में तो रोज़ ही बुखार होगा। बेटे की कमाई दवाइयों पर ज़ाया ना करे। फातिमा की आंखों में नमी तैरने लगी। ओहो फातिमा, हौसला करो, तुम बच्ची थोड़ी हो। जुलेखा ने इसके शानों पर हाथ रखा। बस जुलेखा, मैं अपनी बहू से बहुत तंग आ चुकी हूँ। हारून से शिकायत भी नहीं कर सकती, वो तो उल्टा मुझे ही बुरा भला सुनाएगा। मैंने इसकी पसंद जोना मैम को कबूल जो नहीं किया था और फिर नूर जैसी तबाही खुद ही घर ले आई। इसने मेरा जीना दोबर कर दिया है। ऐसा सलूक करती है जैसे मैं इसकी सास नहीं कोई मुलाजिमा हूँ। साथ को रात के वक्त मेरे कमरे में छोड़ जाती है। छोटे से बच्चे को रात में माँ के पास होना चाहिए, इसे कभी भी भूख लग सकती है। ये बात समझाती हूँ तो उल्टा जवाब मिलता है कि अपने पोते की भूख की फिक्र है, मेरी नींद की नहीं। बस छोटी सी छोटी बात पर बहस करती है और फिर मुझसे झगड़ा करके कमरा बंद कर लेती है। फातिमा अपने घर की हालत बयान करती चली गई। तुम अपनी भाभी से बात करो, वो शायद अपनी बेटी को समझा सकें। जुलेखा ने सोचकर मशवरा दिया। दुख तो इसी बात का है, भाभी भी तो यही चाहती हैं कि इसकी बेटी का सारे घर पर राज हो। तो हारून ने बाहर से पैसे भी इसके नाम पर भेजने शुरू कर दिए हैं। मैंने इस बारे में बहू से बात की तो उल्टा जवाब मिला, मेरा शोहर है, मेरे नाम पर ही पैसे भेजेगा, किसी और के नाम पर तो नहीं भेज सकता। लो भला, शादी के बाद जैसे वो मेरा बेटा नहीं रहा और ना मैं इसकी माँ रही। फातिमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो अपनी किस्मत पर रो रही थी कि इसने इंसानों को पहचानने में गलती की है। अब इसे जोना मैम याद आ रही थी। वो हारून की लंदन में दोस्त बनी थी। हारून इसे पाकिस्तान माँ से मिलवाने लाया था। वो जोना से शादी करना चाहता था।
मगर फातिमा ने जहर खाने की धमकी देकर इसे जोना से अलग किया। 1 हफ्ते में ही इसने जोना मैम को लंदन वापस भिजवा दिया और जैसे तैसे करके हारून को नूर के साथ शादी करने पर रजामंद कर लिया। 1 साल नूर ने घर में फर्माबरदारी से गुजारा, मगर फिर बेटे 7 की पैदाइश के बाद इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इसका रवैया फातिमा से उखड़ा उखड़ा रहने लगा और फिर हारून के लंदन चले जाने के बाद इसने जुबान चलाना भी शुरू कर दी और फिर घर में रोज़ एक नया तमाशा होने लगा। फातिमा सारा दिन ये सोचती रहती कि इसने जोना मैम का दिल दुखाया है, अल्लाह ताला इसे इस बात की सज़ा दे रहा है। जुलेखा से अपने दुखड़े रोकर इसके दिल का बोझ काफ़ी हल्का हो गया और वो थोड़ा पुरसुकून हो गई। जुलेखा ने भी इसे अच्छे मशवरे दिए कि जिससे घर का सुकून तबाह ना हो और दोनों सास बहू खुशी खुशी घर में रहें, मगर शायद फातिमा के नसीब में सुख ना था। जिस वक्त वो जुलेखा के घर से अपने घर पहुंची तो शाम के 6 बज रहे थे। घर का दरवाज़ा खुला था और अंदर ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने बज रहे थे। तौबा तौबा, ये दिन रह गया था, सो नूर ने ये भी पूरा कर दिया। फातिमा गुस्से से घर में दाखिल हुई। सेहन में 3-4 बच्चे खेल रहे थे और ड्राइंग रूम में कुछ औरतें बैठी थीं। फातिमा ने गौर से देखा तो ये नूर की वही सहेलियां थीं जो 1 हफ्ता पहले इसके घर पर खाना खाकर गई थीं। नूर अपनी सहेलियों में नज़र नहीं आ रही थी। फातिमा ने अपने कदम बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा दिए। वो बावर्ची खाने में गुनगुना कर प्लेटों में लवाजमात सजा रही थी। किसी प्लेट में शाही कबाब और तो किसी में टिक्का बोटी। एक डिश में बिरयानी सजी हुई थी तो दूसरी डिश में मटन कोरमा था। ये सब देखकर फातिमा का पारा ऊंचा हो गया। अभी पिछले हफ्ते ही इसने ये सब एहतमाम देखा था। इससे पहले कि वो लब खोलती, नूर ने इसकी आहट महसूस की और फौरा मुंह बसूर कर बोली, अम्मा बस अब प्लीज़ मुझे नसीहतें मत कीजिएगा कि मैं पैसों को ज़ाया कर रही हूँ। बाज़ार शॉपिंग के लिए गई थी तो रास्ते में सहेलियाँ मिल गई, यूँ वो मेरे घर आ गई। मैं इन लोगों को मना नहीं कर सकी। इसने अपनी बात ख़त्म करके फातिमा की तरफ से रुख मोड़ लिया और अपना काम करने लगी। फातिमा खफकी से बोली, मेरी दवाइयाँ घर में आएँ तो तब पैसे ज़ाया होते नज़र आते हैं और अब ये 4 खाने फजूल खर्ची नहीं क्या? खुदा के लिए अम्मा मेरा मूड ऑफ मत करें, वरना, इसने तल्खी में कहा। क्या वरना? वरना से तुम्हारा क्या मतलब है? फातिमा ने इसे बाजू से झंझोड़ कर पूछा। वरना मैं हारून से कहकर किराए के लिए अलग घर बनवा लूँगी, फिर अपने इस घर में अकेले हुक्मरानी करती रहिएगा, मेरी तो जान छूटेगी। उसने गुस्से से ट्रे उठाई और बावर्ची खाने से पाँव पटकते हुए निकल गई। फातिमा इसके तेवर देखती रह गई। वो बुझे दिल से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। ड्राइंग रूम से नूर की सहेली किरण की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, यार तुम्हारी सास साहिबा घर आ गई हैं, इन्हें भी खाने पर बुला लो, कहीं बुरा ना मान जाए। ओहो यार, क्यों पार्टी का मज़ा ख़राब करना चाहती हो? इनका मैदा कमज़ोर हो गया है, अब वो ये सब कुछ हज़म नहीं कर सकती। अपने वक्त पर इन्होंने बहुत अयाशी की है, चलो तुम खाना शुरू करो। नूर ने तल्ख अंदाज से जवाब दिया। इसकी बात सुनकर फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में आ गई। इस रात वो फिर सो ना सकी और अल्लाह ताला से अपने घर के हालात बेहतर होने की दुआ मांगती रही। जुलेखा अगली सुबह इसके लिए खीर बनाकर ले आई। वो भी अपनी सहेली की परेशानी का सुनकर रात सो न सकी थी। वो फातिमा के घर आई तो नूर इसे दरवाजे पर मिल गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। नूर ने प्यार से सलाम किया। इसने साद को गोद में उठाया हुआ था। कहीं जा रही हो? जुलेखा ने शाइस्तगी से पूछा। जी खाला जान, अम्मा का फ़ोन आया है, इनका दिल मुझसे मिलने को चाह रहा था। काफ़ी दिनों से जा नहीं पाई हूँ ना। जुलेखा जानती थी कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि फातिमा ने इसे कल ही बताया था कि नूर हफ्ते में 3 मरतबा अपने मेके जा बैठती है और घर का सारा काम इसे देखना पड़ता है। अच्छा बेटी, खुश रहो और अपनी अम्मा को मेरा सलाम देना। जुलेखा ने इसे प्यार से रुखसत किया और फातिमा के कमरे में आ गई। वो चारपाई पर बेजान सी परी दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम, वो इसकी चारपाई पर बैठते हुए बोली। फातिमा हड़बड़ा कर उठ बैठी। इसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूजी हुई थी।
زلیخا نے فکر مندی سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔